प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हिंदी की इस कक्षा में हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है महिला आश्रम, जो आपकी पाठ्यपुस्तक के गद्य विभाग में दिया गया एक पाठ है। इस पाठ की विधा अर्थात शैली पत्र लेखन है। इस पाठ के लेखक हैं सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारक तथा सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता श्री काका कालेलकर जी। प्यारे बच्चों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम लेखक परिचय और पाठ परिचय की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, काका कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी का जन्म सन 1885 में सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री काका कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती और मराठी में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली का विशेष गुण है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। जी हाँ बच्चों, समाज में महिलाओं का जितना भी महिमा मंडन क्यों न किया जाए, पर उनका जीवन तमाम प्रकार की विसंगतियों से भरा होता है। उन्हें तमाम प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है। समाज की ऐसी ही उपेक्षित, शोषित, प्रताड़ित महिलाओं के लिए इस पाठ में आश्रम की स्थापना करने का विचार लेखक द्वारा रखा गया है। उस आश्रम की व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश लेखक द्वारा दिए गए हैं। इस पत्र द्वारा लेखक के महिला संबंधी विचार, प्रकृति प्रेम तथा सामाजिक लगाव का पता चलता है। प्यारे बच्चों, पाठ में आए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कल्पना अर्थात विचार, व्यवस्था, प्रबंधन, संचालन, क्रियान्वयन, सिफारिश, संस्तुति या खुशामद, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, कलह, विवाद या झगड़ा, कुढ़न, चिढ़, निमित्त, कारण। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक के दूसरे खंड में यह 7वां पाठ है। पाठ का शीर्षक है महिला आश्रम। आश्रम अर्थात आश्रय स्थल, जहाँ पर शोषितों को, वंचितों को, निराश्रितों को आश्रय मिले, शरण मिले। अब देखिए, हम पाठ की ओर चल रहे हैं। आप लोग पाठ्यपुस्तक में अपने पाठ को ध्यानपूर्वक देखें। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है अर्थात पत्र लेखक काका कालेलकर जी के मन में जो विचार आए हैं या जो विचार चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं अर्थात विस्तार से बताऊं, समझाऊं, तो बहन को, यहाँ पर जो बहन शब्द आया है, वे भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांधीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो बहन को सोचने में मदद मिलेगी। सोचने अर्थात उस कार्यक्रम की संकल्पना को समझने में उन्हें सहायता होगी।
आश्रम यानी होम, घर। यहाँ पर घर शब्द पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वह आश्रम ऐसा होगा जिसमें रहने वाली महिलाओं को उस आश्रम में घरेलू वातावरण की अनुभूति होगी। उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि वे परायों के बीच नहीं बल्कि स्वजनों के बीच, अपने जन परिजनों के बीच, अपने घर में रह रही हैं। उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। जो महिला आश्रम की पहली शर्त है वह क्या है? उसके संचालन में, व्यवस्था में कोई पुरुष जो है अपना योगदान नहीं देगा, किसी पुरुष का उसमें कोई सहयोग नहीं होगा। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, सहज मतलब बड़ी सरलता से, आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी, कहाँ आएगी? आश्रम में रहने के लिए। वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को भी दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल मतलब आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे, अर्थात जो महिला आश्रम में रह रही है उसका आचरण आश्रम की व्यवस्थाओं के, आश्रम के मानदंड के अनुरूप न हो, तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी भी महिला को आश्रम से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। जल्दबाजी में, आवेश में या निहित स्वार्थों में ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। दूसरी जो बात बता रहे हैं कि आश्रम में किसी एक धर्म की महिलाओं को आश्रय नहीं मिलेगा या उनको वरीयता या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह आश्रय स्थल है और यहाँ पर सबके लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा, सबको समान सुरक्षा मिलेगी। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार अर्थात आश्रम में कोई धर्म या धार्मिक कर्मकांड आदि का कोई स्थान नहीं होगा। सामान्य सदाचार अर्थात जो सामान्य तरीके से आदमी का अच्छा आचरण, उत्तम आचरण व्यवहार होना चाहिए। सादगी, सत्य, विनम्रता, सहयोग, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन आत्मनिर्भरता अर्थात प्रत्येक आश्रमवासी अपना सब काम स्वयं करे। वह किसी पर आश्रित न हो, न ही किसी पर बोझ बने। हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। अगली बात बता रहे हैं आश्रम के नियम क्या होंगे? सादगी का आग्रह अर्थात लोगों के जीवन में सादगी होनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो। उद्योग अर्थात कोई काम धाम इसमें रह करके, जिसके माध्यम से आश्रम में रह करके महिलाएं कुछ उपार्जित कर सकें, धन अर्जित कर सकें, जिससे आश्रम की व्यवस्था चलाने में सहयोग मिले। न हो सके लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। उपयोगी उद्योग अर्थात ऐसे काम जिसे सरलता से किया जा सके,
हर व्यक्ति करके वह काम करके थोड़ा बहुत अर्जन कर सके, आर्थिक अर्जन से कर सके और अपना जीवन वह स्वयं गुजार सके, आत्मनिर्भर बन सके। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, अर्थात शिक्षा संस्था नहीं होगी मतलब कि वहाँ पर कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त, अर्थात कलह मतलब झगड़े, कुढ़न चिढ़ से मुक्त स्वतंत्र वातावरण हो, जहाँ मतलब आश्रम में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ सब तनाव मुक्त होकर के शांति से अपना जीवन गुजार सके, जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान, मानवतापूर्ण अर्थात जहाँ पर मानवीय भावनाओं को महत्व दिया जाए, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अर्थात निसंकोच, बिना किसी डर, बिना किसी परेशानी के अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चल सकेगा। ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली महिलाएं ही उठा सकेंगी, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि संस्था चलाने के लिए किसी विशेष समिति की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें आने वाली तमाम महिलाएं इतनी योग्य होंगी, क्षमतावान होंगी, यदि उन्हें अवसर दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकेंगी, आश्रम का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकेंगी, क्योंकि उनमें तो कई कुशल होंगी। कुशल मतलब किसी काम में निपुण होंगी, शिक्षित होंगी, व्यवहार कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दें। प्रेम युक्त सलाह अर्थात सबसे प्रेम भावना। कबीरदास की जो दोहा है उस पर अमल करें। कबीरदास की दोहा क्या है कि पोथी पढ़े पर जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। सूचित किया अर्थात इस काम का विचार मेरे मन में आया है, कल्पना मेरे मन में आई है और मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा अर्थात मान सम्मान का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना, प्रत्यक्ष में सीधी तरह से। क्यों? क्योंकि आश्रम की व्यवस्था में पहली नियमावली यही है, पहली संहिता यही है कि आश्रम में किसी पुरुष का कोई सहभाग नहीं होगा। मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त मतलब किसी कार्य का आधारभूत कारण। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तमाम महिलाएं ऐसी शोषित और वंचित हैं जो निराश्रित हैं और जिनकी इस कमजोरी का समाज में नाजायज़ फायदा उठाया जाता है या उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। लेखक ये कह रहे हैं कि बहन में यह क्षमता है कि वो ऐसे आश्रम को संचालित कर सकें
और वे इस आवश्यकता को भी महसूस कर रही होंगी। इसीलिए मैंने यह विचार उनसे साझा किया है। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, प्रार्थना पूर्वक गंभीरता से, विनम्रता से, सहानुभूति पूर्वक, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। जल्दबाजी में कि मैंने पत्र लिखा है, मैं समाज की जानी मानी हस्ती हूँ, मेरी बात को कैसे इनकारें, मेरी बात को मानना बाध्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक, शांति पूर्वक, समय से विचार कीजिए कि मेरा प्रस्ताव कैसा है, इसकी आवश्यकता है नहीं है, समाज के उत्थान में इसका क्या महत्व होगा, क्या उपयोगिता होगी। इन बातों पर विचार करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद ही उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बहार में है। बहार मतलब इनमें खूब फूल आए हुए हैं। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठ को सी कर बैठ गई हो। मतलब उनको कहना नहीं, बताना नहीं, मुंह नहीं खोलना है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, अर्थात उनका समय अब निकल गया है। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों, ऐसी लगती। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार 21/12/44 अर्थात 1944 को यह पत्र लिखा गया था। प्रिय सरोज, अगला दूसरा पत्र है तुम्हारा 16 से 18 तक, 16, 17, 18 3 दिन तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। कहने का मतलब कि अस्वस्थ होने के कारण अगर तुम अर्थात सरोज पत्र न लिख पाएँ तो कोई बात नहीं है, उनकी जगह पे कोई दूसरा पत्र लिख देगा। हाल चाल मिलता रहेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि मैं हर सप्ताह तुमको लिखूंगा तो तुम्हारा भी हर सप्ताह एक पत्र मुझे प्राप्त होना चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। फिर आगे जो भी प्रयास होगा या जो भी विचार होगा उसका संपादन होगा, उसे हम करेंगे। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं अपने फूल के गमले
मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सारे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से यह पाठ लिया गया है। तो छात्रों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक काका कालेलकर जी ने हम सबको परोपकार और समाज सेवा के लिए उत्कट रहने के लिए, तत्पर रहने के लिए, तैयार रहने के लिए प्रेरित किया है। हम सबसे जो भी संभव हो, जितना भी संभव हो, समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहें, जुड़े रहें। हमारे सहयोग से ही समाज चलता है। इस प्रयास में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, सदैव अग्रणी रहना चाहिए। तो छात्रों, इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद।